नमस्कार साथियों, फिजिकल एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का जितेंद्र सर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और इसी सीरीज में जो हमारा पहले से आप लोगों के लिए थोड़ा सा टेक्निकल इशू रहा इस बीच में, इसलिए क्लास नहीं चल पाई, लेकिन अब आपको रेगुलर क्लास मिलती रहेंगी। और प्रैक्टिस सेट जो है आपको, जैसे आपके यूपीएलटी का एग्ज़ाम आने की संभावना है, यूपी टीजीटी की भी संभावना है, जैसा कि अकॉर्डिंग जो सीएमओ ऑफिस से अनाउंसमेंट किया गया है, उसी बेस पे आपको इस तरीके से क्वेश्चनों का पैटर्न लेके चलूँगा, है ना। और भविष्य में आपका हरियाणा का भी है, छत्तीसगढ़ के भी पेपर हैं। इसी तरह के आपको सेट मिलते रहेंगे हमारे तरफ से, प्रैक्टिस सेट भी चलते रहेंगे, तैयारी आपके लिए, है ना। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं, बहुत ही इंटरेस्ट आएगा आज आपको। चल मैच करना है, फॉलोइंग आपको ये याद रखना कि इनको एक दूसरे से मैच करना है, मिलाना है। हड्डियों के नाम हमने बहुत सुने होंगे, हड्डियों के नाम सुने होंगे, लेकिन उनके हमने पार्ट को समझा है या देखा है, नहीं देखा है, उसको आपको समझना बहुत जरूरी है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला, ट्रोकेंटर किसको बोलते हैं, ट्यूबरकल किसको बोलते हैं, प्रोसेस किसको बोलते हैं, स्पाइन किसको कहते हैं, है ना। ये हड्डियों के नाम हैं। देखिए, जिस तरह से एग्ज़ाम का पैटर्न बदल रहा है और चीज़ें बदल रही हैं, उसी हिसाब से मैं ये पेपर को भी आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाया हूँ, है ना। चलो, तो ट्रोकेंटर जो है क्या है ना, और ट्यूबरकल क्या है, प्रोसेस क्या है, स्पाइन क्या है, ये समझना जरूरी है। हड्डी होती है, और हड्डी के जो भाग होते हैं, इस तरह की हड्डी होती है, और इन हड्डियों को क्या बोलते हैं, इस भाग को क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें आपको बताते हुए चलूंगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं तो ट्रोकेंटर क्या है। चलिए, तो जो ट्रोकेंटर है यानी ए, वो क्या कहता है, मैं बताता हूं आपको। तो लार्ज नोबी प्रोजेक्शन ऑफ द बोन, जो सबसे उसका क्या होता है, कुंडीदार, यानी जो ये घुमावदार, ये देखिए हड्डी का, है ना, ग्रेटर ट्यूबरकल, ये जो घुमावदार जितना होगा, उभरा हुआ, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रोकेंटर बोलते हैं हड्डी को। क्लियर है, हड्डी को हम क्या बोलते हैं, ट्रोकेंटर बोलते हैं। चलिए, तो पहले का चौथा, पहले का चौथा किसमें मिल गया। देखो, सबसे पहले चीज ये समझो, इन ऑप्शनों में जो आपको सबसे पहले आता हो उसको पकड़ लो, ठीक है। फिर उसमें देखो वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके बाद फिर ये जो है आपका ट्यूबरकल, तो ट्यूबरकल आपका क्या हो गया कि स्मॉल नोबी प्रोजेक्शन ऑफ द बोन। देखिए, एक मिनट, स्मॉल है ना, ट्यूबरकल छोटे भाग, ये जो है, ये जो भाग है, ये क्या कहलाता है आपका, ट्यूबरकल कहलाता है। याद रखिएगा, छोटा भाग, है ना। हड्डी हमने देखी है, लेकिन उसके पार्ट को भी डिवाइड करते हुए चलना है। तो ट्यूबरकल क्या हो गया आपका, यानी बी का पहला। देखिए, दो ऑप्शन मिल गए, यही तो तरीका है आपको पहचानने का। अगर मान लीजिए दो तक सेम है, तो फिर मान लीजिए ए नहीं है तो माइनस कर दीजिए, इनको काट दीजिए। अब मान लीजिए सी में आपको दो या तीन लगातार मिल रहा है, तो चौथे को देखो किससे हो रहा है। तो यहाँ जहां दो तक सेम है, तो सी और डी को देख लो, तो ऑप्शन आपको क्लियर हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या रहेगा भाई, बी रहेगा। ये हड्डी को समझना है, और ये जो हड्डी है ना, इसको हम, ये जो प्रोसेस है स्पाइनस प्रोसेस, ये जो उभरा हुआ हड्डी का भाग होता है, ये किसका है ना, स्पाइन, डी का तीसरा, है ना। तो डी का तीसरा, शार्प प्रोजेक्शन ऑफ द बोन, जो सबसे तेज फैला हुआ आगे। अरे बट्टी बड़ा कॉलम देखी है, जैसे खड़े होंगे स्टैंड, तो स्पाइन हमारी बैठेंगे या लूज करेंगे, तो उसका जो है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन जो है। चलिए, अलग अलग जो है वर्टिब्रल कॉलम के अलग अलग पार्ट हैं, तो ये जो है आपके क्या है, ये स्पाइन कहलाती है। तो सबसे उभरा हुआ भाग आपका ग्रेटर ट्यूबरकल है, उससे जो छोटा उभरा हुआ भाग होता है, उसको हम क्या कहते हैं, लेसर ट्यूबरकल बोलते हैं, छोटा। चलिए, सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग
टू फैक्टर आर कंसीडर इम्पोर्टेंट इंटरवल ट्रेनिंग। चलिए, अंतराल प्रशिक्षण विधि में निम्नलिखित में से कौन से दो कारक माने जाते हैं जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इसका जो है आपका रोल प्ले करते हैं? याद रखिएगा। तो कंप्लीट रिकवरी पॉज, मॉनिटरिंग पल्स रेट, या मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर, या इनकम्प्लीट रिकवरी पॉज। तो सबसे पहले तो ये समझिए इंटरवल ट्रेनिंग में क्या होता है भाई, इनकम्प्लीट रिकवरी हो गई, और जब इनकम्प्लीट होगी तो फिर उसका क्या है, पल्स रेट से। आंसर आपका क्या रहेगा? हाँ, बी और डी रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए, क्लियर। नेक्स्ट, the earliest person known to have the invented the system of body classification। सबसे पहले बॉडी क्लासिफिकेशन की जो शरीर का वर्गीकरण प्रणाली है उसका आविष्कार करने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? अर्नेस्ट कैचमर थे, या हिप्पोक्रेट थे, या आपके हॉल थे, या आपके विलियम सेल्डन थे? सबसे पहले ये बताना है। चलिए, है ना। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया गया था, है ना, इंडोमॉर्फी, है ना, एक्टोमॉर्फी और मीजोमॉर्फी, ये जो है इनके क्लासिफिकेशन थे बॉडी के, याद रखिएगा, है ना। हाँ, चलो। चीफ जज ऑफ द एशियंट ओलंपिक गेम्स वर आल्सो नोन एज, ये क्वेश्चन जो है आपके उत्तराखंड में भी आया हुआ था यूकेएलटी में 2024 वाले एग्जाम में, याद रखिएगा। प्राचीन ओलंपिक खेलों के मुख्य न्यायाधीशों को इन नामों से जाना जाता है? पेलेस्ट्रा, हेलेना डोकास, या पेशनोडिकाई, या पोसनीस, ये सारे ग्रीक नेम हैं। तो एशियन टाइम में ग्रीक वालों के अलग अलग नाम है। प्लेस्टा जैसे आपके रेसलिंग, है ना, उसके लिए था। तो ये जो है आपके हेलेना जो है वो ऑफिशियल जजेस को बोला जाता था। ठीक, क्या बोला जाता था? जो जजेस होते थे उनको कहा जाता था। चलिए, नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ फैट एंड ऑयल इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। मानव पोषण में वसा और तेल के काम क्या हैं? तो प्रोवाइड द कंसंट्रेट source of energy, help in clotting of blood, spare protein for body building function, act as a cushion to certain vital organ। ये बताना है कि इसके आपके ऑयल और फैट के क्या काम होते हैं। चलिए, यानी थक्का में मदद करना। इसी तरह से अब जो है क्वेश्चन को आपको देखना है, समझना है, इसी तरह से जो है पैटर्न आपका आ रहा है। तो सबसे पहले ये एनर्जी का काम करेंगे, दूसरा एक्ट एज ए कुशन टू सर्टेन वाइटल ऑर्गन्स, है ना। तो आंसर आपका क्या रहेगा? चलिए, ए और डी, ए और डी, है ना, ए और डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए, है ना। चल, नेक्स्ट है द फोर्स दैट प्रोवाइड द बॉडी इन अपवर्ड थ्रस्ट इन वाटर बोर्न कंडीशन। तो याद रखना है, जल में रहने की स्थिति में शरीर ऊपर की ओर धकेलने वाला जो बल होता है वो क्या कहलाता है ना। जैसे कील अगर पानी पे डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, जैसे स्विमिंग करते हैं, और स्विमिंग पूल में क्या है, जब हम स्विमिंग करते हैं तो वो कौन सा ऐसा फोर्स है जो ऊपर की तरफ आपको धकेलता है, तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? बायोन फोर्स बोलते हैं। ग्रेविटी की बात होगी, प्रपल्सन की फोर्स की बात होगी, रेसिस्टिव फोर्स की बात हो गई, है ना। तो उत्प्लावन जो बल होता है, बायोन्स फोर्स जो है, इस तरह से आपको बॉडी की जो है वो ऊपर की ओर देता है। थ्रस्ट मतलब आगे की तरफ खींच रहे हैं। ड्रैग यानी आप जब जैसे बाइक चला रहे हैं या खेल रहे हैं तो, या तो रनिंग कर रहे हैं, तो आप पीछे का देखिएगा क्या होता है कि हवा कम लगती है पीछे वाले, तो वो क्या है, आपका ड्रैग बन रहा है, और जो वेट है वो सेटल हो रहा है यहाँ पर। ये जो है ऊपर की ओर जो फोर्स दिया जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? बायोन्स फोर्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है द प्रोग्रेशन ऑफ द नर्व इम्पल्स फ्रॉम द वन नोड ऑफ
द रेनवियर टू अनदर इज कॉल्ड, रेनवियर के एक नोड से दूसरे नोड तक तंत्र का आवेग के प्रसार को क्या कहा जाता है? रेफरल कंडक्शन या रिफ्लेक्स कंडक्शन या स्पेटियल सुमिनेशन या सोल्टरी कंडीशन कंडक्शन, है ना? तो ये आपको बताना है कि नोड ऑफ रेनवियर, ये नर्वस सिस्टम का क्वेश्चन है ना? और इसको बड़े ध्यान से समझना आपको। देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये जो है आपका क्या है, नोड ऑफ रेनवियर है, याद रखिएगा, नोड ऑफ रेनवियर। तो इनका काम क्या होता है कि ये जो है सॉलिटरी कंडक्शन का काम करते हैं, यानी जो चैनल ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, यानी ओपन चैनल आयंस जो होते हैं, जैसे सोडियम है ना? तो ये क्या है, इंफॉर्मेशन को, ये जो है माइलिन स्थित प्लस माइनस को, है ना, यही यहाँ पर माइलिन मेम्ब्रान में पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एक्टिव और रीपोलराइजेशन आपका रेस्ट, यानी जब ये पोलराइज होंगे, यानी कंडक्शन जा रहा है, मैसेज जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, डीपोलराइज हो रहा है, यानी आयन जो है आपके इसमें क्या हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं। यानी अगर कोई मैसेज है, कोई इंपल्स आ रही है, तो उसको भेजने का काम ये चैनल करते हैं, ओपन होता है, और जब मैसेज नहीं कोई है तो वहां पर ये चैनल क्लोज हो जाते हैं। तो रेड नोड ऑफ रेनवियर का क्या काम होता है कि आपके सॉलिटरी कंडक्शन के लिए ये जाना जाता है, तो याद रखिएगा इसका काम ये सॉलिटरी कंडक्शन का होता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्रोनोलॉजी ऑफ अंडर मेंशन ओलंपिक गेम्स, नीचे दिए गए खेलों के ओलंपिक कालक्रम को भी पूछे। ऐसे ही आपको एशियन गेम्स के मिलेंगे, कॉमनवेल्थ के भी मिलेंगे, ये यूपी उसमें आपके नेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है। और एक मैंने आपको भी बता दूं कि खेलो इंडिया और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी और विंटर और पैरा, इन चारों को आप जो है हनुमान चालीसा समझ के पढ़ डालिए, क्योंकि क्वेश्चन इससे 3 साल से लगातार पूछे जा रहे हैं। तो रोम है, टोक्यो, मैस्को सिटी है, म्यूनिच है ना, या म्यूनिच है, मैस्को सिटी है, टोक्यो रोम है, या टोक्यो है, म्यूनिच है, मैस्को सिटी है, रोम है, रोम है, म्यूनिच है, मैस्को सिटी है, टोक्यो है। तो क्वेश्चन नंबर आपको अगर ईयर याद है अच्छे से, है ना, तो आप इसको अच्छे से क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। तो याद रखिएगा, एक मेरा फॉर्मूला है इसको याद करने का, आर टी एम एम, रात में मम्मा मामा, है ना, बच्चा छोटा होता है तो रात में क्या बोलता है, मम्मा मम्मा बोलता है ना, तो याद रख लेना है, जहां पर डबल एम यानी रोम, टोक्यो, मैक्सिको सिटी और म्यूनिख ओलंपिक जो है ये आपके सीक्वेंस में है, यानी 1960, 1960, 1964 और 1968 और 1972। चलो चलिए, वो याद रखिएगा, है ना, 1972। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, 1960, 1964 पहली बार एशिया में जो टोक्यो ओलंपिक जापान में कराए गए थे, पहली बार जो है वो एशिया में हुए थे। 1968 मैक्सिको सिटी, 1972 म्यूनिच ओलंपिक। ये जो सीक्वेंस है आपको याद रखना है, रात में मम्मा मम्मा, रात में मम्मा मम्मा, है ना, याद रखिएगा, छोटा बच्चा मम्मा मम्मा कहता है, तो याद रखिएगा डबल एम। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर, यानी इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1955 में हुई थी, 1944 में हुई थी, या 1965 में हुई थी, या 1974 में हुई थी? तो इसकी जो स्थापना है इटली के जो है इटली की गई थी, है ना, और उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब मैं वीडियो ये अपलोड करूंगा तो मैं ये आपको
उसमें मैसेज जरूर मैं मेंशन कर दूंगा, है ना। तो 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉर्डिसेप ग्रुप ऑफ मसल्स, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कॉर्डिसेप मांसपेशियों का समूह है? वास्टर लेट्रिस है, या अडक्टर लॉन्गस है, रेक्टस फ्यूमरस है, वास्टस मीडियलिस है, या अडक्टर मैग्नस है, या बाइसेप फ्यूमरस है। अब आपको अगर याद है कि कॉर्डिसेप, कॉर्डी का मतलब होता है क्या? चार, 4 ग्रुप। बॉडी का मतलब है 4 मसल का ग्रुप, है ना, समूह, 4 मसलों का समूह, उसको हम क्या बोलेंगे? तो ये आपको बताना है। इसमें ऑप्शन क्या रहेगा? चलिए देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए ये तो कॉर्डिसेप ग्रुप की बात हो रही है। तो कॉर्डिसेप ग्रुप जो है सबसे पहले ये आपके सामने है, रेक्टस फ्यूमरस, याद रखिएगा, रेक्टस फ्यूमरस और बाइसेप फ्यूमरस। आपसे बहुत पूछेगा कि रेक्टस फ्यूमरस इंटीरियर है या पोस्टीरियर है, बाइसेप इंटीरियर है या पोस्टीरियर है। ये क्वेश्चन पूछने वाले कंफ्यूजन वाले होते हैं। अगर आपको कॉर्डिसेप याद है तो आप ये जरूर लगा ले जाएंगे। रेक्टस फ्यूमरस, ठीक, वास्टस इंटरिस, वास्टस लेटरिस, या वास्टस मीडियस, ये जो है मसल मीडियलिस होती है। ये जो है सबसे बड़ी जो है आपको दिख रही है, वो आपकी कौन सी हो गई? फ्यूमरस हो गई। हैमस्ट्रिंग ग्रुप का ये जो है आपके सेमी मेम्ब्रान है, बाइसेप फ्यूमरस है, सेमी सेमी टेंडेनियस है, और बाइसेप फ्यूमरस लॉन्ग हेड शॉर्ट हेड, 2 हेड होते हैं इसके, याद रखिएगा। तो अब आपको पता हो गई होंगी कि कौन कौन सी मसल जो है आपके इसकी हैं। तो याद रखना है कौन कौन सी हो गई भाई। वास्टस लेटरिस हो गई, रेक्टस ह्यूमरस हो गई, और बाइसेप, है ना। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। चलो एक मिनट। हाँ, तो वास्टस लेटरिस हो गई, रेक्टस ह्यूमरस हो गई, वास्टस इंटरमीडियस हो गई, है ना, वास्टस इंटरमीडियस, वास्टस मीडियस हो गई। एक मिनट, हाँ, अरे ये नहीं है, अभी क्या जल्दबाजी। वास्टस मीडियस हो गई, लेटरीज हो गई, रेक्टस ह्यूमरस मीडियस, ए सी डी। तो ए सी डी किसकी बात कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना। बाइसेप फ्यूमरस उसमें होती है आपके, इसमें हैमस्ट्रिंग में। ये देखिए, हिप जॉइंट मसल कौन कौन सी होती हैं? तो वो जो अडेक्टर की बात हो रही थी, तो ये हिप जॉइंट की होगी आपकी, फैक्टेनियस होगी, अडेक्टर हो गई, और अडेक्टर मैग्नस हो गई लॉन्गस, और ये अडेक्टर ब्रेविस हो गई, ग्रेसिलियस मसल हो गई। ये अलग अलग जो है आपकी मसल के नेम है। तो याद करने के लिए इसलिए मैंने दिया है कि आप भूलेंगे नहीं। फिलॉसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन रिलेटेड टू, शारीरिक शिक्षा का दर्शन किससे संबंधित है? तो रियलिज्म है, ह्यूमनिज्म है, प्रैग्मेटिज्म है, या आइडियलिज्म है। तो याद रखिएगा ये क्या है आपका? प्रैग्मेटिज्म है, व्यवहारवाद, व्यवहारिकता की, है ना। फिलॉसफी क्या है? व्यवहारिकता की बात करता है। चलिए, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग इज मेनली इन द डोमेन ऑफ लोब ऑफ कॉर्टेक्स। भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बौद्धिक कार्य का मुख्य रूप से कॉर्टेक्स के किस लोब के क्षेत्र में होता है? टेम्पोरल लोब है, ऑसिपिटल लोब है, या फ्रंटल लोब है, या पैराइटल लोब है। यह क्वेश्चन इस तरीके से, एक क्वेश्चन जो है आपको उसमें भी पूछा गया है, उत्तराखंड में भी आया हुआ है। तो याद रखिएगा, फ्रंटल लोब में इंटेलेक्चुअल की बात होती है। किसकी? इंटेलेक्चुअल की फ्रंटल लोब में बात होती है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। फ्रंटल लोब में क्या क्या आते हैं आपके? मोटर कंट्रोल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, और स्पीच प्रोडक्शन, बोलने का भी काम सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा भाग आपका यही है। सेरेब्रम, याद रखना, है ना, ये जो है क्लियर। टेम्पोरल लोब, तो टेम्पोरल लोब में क्या क्या होता है आपका? हियरिंग हो गई, लैंग्वेज हो गई, और जो है मेमोरी, इंफॉर्मेशन को रिवेटिव, यानी आपको याद करने, जैसे मैं बता रहा हूँ तो आप जब क्वेश्चन यही मैं रिपीट करूंगा तो अरे सर ने तो ये मुझे बताया था इस सेट में, है ना। तो ये
रिवाइट करने का काम। ब्रेन स्टेम का क्या काम होता है, इनवॉलेंट्री जो रिस्पॉन्स है उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेरेबेलियम जो है आपका बैलेंस और कोऑर्डिनेशन के लिए काम करता है। ऑसिपिटल लोब जो है वो आपके विजुअल, ऑसिपिटल है ना, विजुअल के लिए काम करता है। और विजुअल रिसेप्शन एंड विजुअल इंटरप्रिटेशन का भी काम, यानी जो हमने देखा, अरे ये तो यहाँ चाय पी रहे हैं, मैंने तो इनको घर पे देखा था, अरे ये सिगरेट पी रहे हैं, ये तो मैंने कभी नहीं देखा। तो जो आपने सामने देखा, फिर जो इंटरप्रेट किया अपने हिसाब से, कोई घटना आपने देखी, अरे स्कूटी से जा रहा था, एकदम से ऐसे टक्कर हुई, वो गिर गया, तो ये आपने घटना को देखा और उसका वर्णन किया, वो आपका क्या कहलाया, है ना। तो ये ऑसिपिटल जो है काम करता है। पैराइटल लोब का क्या है, टच परसेप्शन का काम है। बॉडी ओरिएंटेशन और सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन का भी काम इनका होता है। ठंडा गर्म कोई पानी, है ना, तो वो भी उसका काम होता है, याद रखिएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये जो मैंने आपको बताया, इन सभी के पूरे आपको याद करने की, यानी एक क्वेश्चन से आप कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, इसको नोट करिएगा, है ना। चलो, और ये पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, उसमें आपको एवरी टाइम हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। जॉब की तैयारी, वो सब इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम ग्रुप में इसी नाम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। Which of the following group is the most correct set of the core element of a rotational analysis system? निम्नलिखित में से कौन सा समूह घूर्ण विश्लेषण के प्रणाली के मुख्य तत्वों का सबसे सही ग्रुप है या समूह है, वो बताना है। एक्शन, आउटकम, पोजीशन, इफेक्ट ऑन पोजीशन, प्लेयर पोजीशन, एक्शन टाइम, या पोजीशन, एक्शन, पोजीशन टाइम, प्लेयर, आउटकम, पोजीशन और एक्शन। क्वेश्चन नंबर 13। चलिए, तो सबसे पहले क्या है, प्लेयर की, फिर उसकी पोजीशन की बात होती है, फिर एक्शन, फिर टाइम, है ना। तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए, लॉ ऑफ इफेक्ट इज नॉन एज, देखिए प्रभाव के नियम को ये किसने दिए भाई, तो थॉर्नडाइक ने दिए हैं, है ना। और थॉर्नडाइक को हम एजुकेशन साइकोलॉजी के फादर भी कहते हैं। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, लॉ ऑफ रेसिडेंसी या लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी। लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, ये आपको बताना है। तो इफेक्ट का मतलब है सेटिस्फैक्शन की बात है ना, किसकी बात है, लॉ ऑफ इफेक्ट जो है आपके सेटिस्फैक्शन की बात करता है ना। चलिए देखो, मैं बताता हूँ कौन कौन से लॉ हैं। प्राइमरी लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट की बात हो रही है ना। थॉर्नडाइक के प्राइमरी लॉ हैं ये, कौन से हैं भैया, प्राइमरी लॉ हैं ये, है ना, याद रखिएगा। और थॉर्नडाइक के सेकेंडरी लॉ में लॉ ऑफ प्रेमिसी, लॉ ऑफ रेसेंसी, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ सेट एप्टीट्यूड या लॉ ऑफ इंटेंसिटी। ये नाम भी कई कई बुकों में अलग अलग तरीके के नाम दिए होंगे, है ना। हाँ, which of the following qualities of a teacher will be linked most by the student? शिक्षक का निम्नलिखित में से कौन सा गुण छात्रों को सबसे अधिक पसंद आएगा? आइडियलिस्टिक फिलॉसफी, कंप्रेशन, डिसिप्लिन, इंटरनल में। तो देखिए, सबसे पहले जब इस तरह के क्वेश्चन हो तो उस पर यह देखना है, मनोरंजक भाई हो ही नहीं सकता है। करुणा कि मेरे इमोशंस में रो दूं यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे भीड़ हो जाएगी, मेरे एक दिन में करोड़ों सब्सक्राइबर, लाखों सब्सक्राइबर हो जाएंगे, या स्टूडेंट, तो ये तो नहीं, है ना। तो एक आदर्श आइडियलिस्टिक फिलॉसफी जो है वो डिपेंड करती है आपके जो एक तरीका है, वे ऑफ टीचिंग है ना, वे ऑफ नॉलेज है, वो डिपेंड करती है। तो इस तरह से क्वेश्चनों को आप क्या करते हैं, है ना, ऐसे इनको पहचाना जा सकता है, याद रखिएगा। चलिए, हाँ, चलो चलो, नेक्स्ट है ICMR रिकमेंडेशन ऑफ 1.0 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट, अज्यूम अ नेट। ये क्वेश्चन आपको समझने की जरूरत है, अभी मैं बताऊंगा। नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन,
तो आईसीएमआर की 1.0 ग्राम प्रोटीन किलोग्राम वजन की सिफारिश में शुद्ध प्रोटीन उपयोग एनपीयू माना गया है। तो 80 है, 75 है, 70 है या 65 है। चलिए तो देखते हैं, देखो कितना माना गया है एनपीयू में। एनपीयू का मतलब वो इंपॉर्टेंट आपकी चीज है कि प्रोटीन का यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन इज इक्वल टू नाइट्रोजन रिटेन इनटू 100 अपॉन नाइट्रोजन इनटेक। यानी नेट नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, नेपीयू इज द बेटर न्यूट्रिशन इंडेक्स द बायोलॉजिकल वैल्यू के बारे में बताता है। तो याद रखिएगा कि एनपीयू इज इक्वल टू नाइट्रोजन रिटेन अपॉन नाइट्रोजन अब्जॉर्ब इनटू 100, यानी कितना उसमें, यानी एनपीयू का उपयोग आहार प्रोटीन की संबंधित दक्षता निर्धारण करने के लिए किया जाता है और इसे प्रोटीन की गुणवत्ता का एक अच्छा माप माना जाता है ना। भोजन में प्रोटीन के मूल्य को मापने का एक तरीका और यह विश्वसनीय तरीका है जो आकलन करता है भोजन में कितना नाइट्रोजन, भोजन से कितना, ये इंपॉर्टेंट लाइन, भोजन से कितना नाइट्रोजन शरीर में बरकरार रहता है ना। तो इसको नोट करिएगा और समझते हुए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 17, द डिक्रीज इन रिस्पॉन्स of biological object to be continuous stimulus in training is called as। प्रशिक्षण में निरंतरता उत्तेजना के प्रति जैविक वस्तु की प्रतिक्रिया में कमी को क्या कहा जाता है? रिवर्सिबिलिटी, अडाप्टेशन, एक्मलाइजेशन या अकोमोडेशन। क्वेश्चन नंबर 17 है ना। हाँ, तो ये आपको बताना है कि कमी को क्या कहा जाता है। तो भैया अकोमोडेशन, समायोजन करना, अकोमोडेशन, है ना, ये हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट एजेंसी हु की एक्टिविटीज इंक्लूड साइंटिफिक रिसर्च, एजुकेशन, डेवलपमेंट, मॉनिटरिंग ऑफ एंटी डोपिंग कैपेसिटी एंड कोड इन ऑल स्पोर्ट्स एंड ऑल कंट्रीज। कि सभी कंट्रियों को, जितने भी नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होती हैं उनको कंट्रोल यही करती है ना, डोपिंग। हाँ, तो ये क्या है, ये इसके बारे में आपको बताना है। इंटरनेशनल बॉडी अगेंस्ट डोपिंग है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, प्ले ट्रू प्ले सेफ, या इंटरनेशनल बॉडी फॉर स्पोर्ट्स एथिक्स। चलिए, तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं आपको बनाने हैं, बताने हैं, याद रखिएगा, है ना। हाँ, चलिए, तो इसमें देखिए सबसे पहले तो ये समझना है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, इसका पूरा नाम जो है बाडा है, बाडा शॉर्ट फॉर्म है, पूरा नाम है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। और जिसका मोटो क्या है, तो मोटो है प्ले ट्रू, प्ले ट्रू, पीटी, है ना। क्या रखना है इसका कोड नाम, WPT, वुमेन पीटी करा रही है, WPT ऐसे याद रख सकते हो, है ना। फॉर्मेशन क्या रहेगा, तो ये कब बना था, तो 10 नवंबर 1999, हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल क्यूबेक यानी कनाडा में है। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी इंग्लिश और फ्रेंच है। और करंट प्रेसिडेंट जो है विंटोल्ड वंका है ना, विंटोल्ड वंका है, याद रखिएगा। चलिए, तो ऑप्शन इसमें आप बताइए क्या रहेगी। तो इसका पूरा नाम क्या रहेगा आपका, वर्ल्ड एंटी डोपिंग है ना, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, याद रखिएगा, है ना। और प्ले ट्रू तो सी तो होगा नहीं ऑप्शन में, सी तो होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 है, चल क्या रहेगा इसमें, यानी बी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ये पूरा नाम है ना। हाँ, चलिए, बी, चलिए ठीक है, बी रहेगा, ठीक। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज गिवन टू यूनिवर्सिटी इट्स ऑल राउंड परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। यूनिवर्सिटी के लिए सबसे बड़ा
यानी निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार किसी विश्वविद्यालय को खेलों में उसके सर्वांगीण विकास के प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? द्रोणाचार्य अवार्ड है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी है, अर्जुन अवार्ड है, ध्यानचंद अवार्ड है। तो याद रखिएगा कि सबसे बड़ी जो है आपकी, ये तो कोच के लिए हो गया, मौलाना अबुल कलाम आजाद जिसको हम माका के नाम से जानते हैं, है ना। अर्जुन अवार्ड प्लेयर के, ध्यानचंद भी जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए हो गया, है ना। चलो, तो ये देखिए सबसे पहले 2020 में अवार्ड जो माका ट्रॉफी जो है इसको हम रोलिंग ट्रॉफी के नाम से जानते हैं। और फर्स्ट टाइम इसमें जो फर्स्ट प्लेस में आता है उसको हम 15 लाख देते हैं। सेकंड प्लेस पे जो यूनिवर्सिटी आती है उसको हम 7.5 लाख, और थर्ड प्लेस पे जो यूनिवर्सिटी आती है वो 4.5 लाख। ये इंपॉर्टेंट हैं, आप नोट कर लीजिएगा। 56-57 में इसकी शुरुआत हुई थी, है ना, माका ट्रॉफी। 1950 56 और 7 में स्टार्ट हुई थी। और पहली विनर कौन सी है? तो भैया पहली विनर जो है आपकी बॉम्बे यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा। जीएनडीयू यूनिवर्सिटी जो है माका ट्रॉफी को जीतने वाली सबसे ज्यादा इसने जीते, 2030 में भी 23 में भी इन्होंने जीता हुआ था। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, है ना, इन अमृतसर, अमृतसर में है यूनिवर्सिटी। और इसने काफ़ी टाइम जो है गोल्डन टाइम की, पीक टाइम की ये जो है यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा। तो कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 बी, है ना, बी ऑप्शन इज द राइट। चलो, हाँ। इन शॉर्ट पुट द शॉट विच इज अ मेटल बॉल weighing हाउ मैनी केजी फॉर मैन एंड वुमेन्स। इस तरह जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट, शॉर्ट पुट में धातु की ज्ञान होती है, उसका वजन पुरुष और महिलाओं के लिए बताना है। तो पुरुष और महिलाओं का बताना है, तो याद रखिएगा ये पॉइंट भी बहुत मेजर करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? 7.26 जो है वो किसका है? पुरुष का है। और 4 kg जो है आपका किसका है? महिलाओं का है ना। हाँ। क्वेश्चन नंबर 21, फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड इज यूज्ड बेस्ट टू डेवलप। फार्टलेक ट्रेनिंग क्या डेवलप करती है? तो फार्टलेक ट्रेनिंग आपका इंडोरेंस डेवलप करती है। क्या करती है? इंडोरेंस डेवलप करती है, याद रखिएगा ना। हाँ। चलो, चलिए, फॉर्म द लिस्ट फॉलोइंग डिजीज आइडेंटिफाई आर लिंक टू ओबेसिटी से जो लिंक है। इसी तरह के क्वेश्चन जो है उसमें भी आया हुआ था टीजीटी में 2021 में। सूची पहचाने बीमारी मोटापे से जुड़ी है, तो कैंसर है, एड्स है, डायबिटीज है, या ओस्टियोआर्थराइटिस है, या हेपेटाइटिस है ना। तो ये जो बीमारी है क्वेश्चन नंबर 22 है, बतानी है क्या रहेगा। हाँ, चलिए, तो कैंसर भी है इससे, ये पहला मिल गया, याद रखिएगा कैंसर भी है ना। हाँ। और इसके बाद है आपका डायबिटीज भी है मोटापे से, और ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो ऑप्शन क्या मिला आपका? ए सी डी, चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, है ना। ऐसे इनको पहचाना जा सकता है, याद रखिएगा, है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन।
शॉर्टनिंग ऑफ द एक्टिन फिलामेंट या शॉर्टनिंग ऑफ ए एच एंड आई बैंड, नो चेंज इन ए बैंड, या सार्कोमेयर डू नॉट शॉर्टेन। मांसपेशियों के सक्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एक्टिन फिलामेंट का छोटा होना, या ए और एच आई बैंड का छोटा होना, या ए बैंड का कोई परिवर्तन नहीं होना। याद रखिएगा कि करेक्ट कॉन्ट्रैक्शन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, अच्छे से समझिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, चलो देखिए। स्लैंडिंग फिलामेंट थ्योरी हक्सले ने दी थी 1954 में, याद रखिएगा। तो ए बैंड याद रखिएगा, बैंड बहुत जरूरी है। और ये क्वेश्चन जो है आपके नेट में 2022 में पूछा गया था और 23 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। डार्क बैंड, आई बैंड, ये इंपॉर्टेंट बहुत पूछा गया था, है ना। हाँ, तो ये जो है ए बैंड देखिए अपनी जगह पर है। ए बैंड इज द रीजन वेयर actin myosin filament overlap. The length A band remain constant during contraction. A की कभी लेंथ नहीं बदलती है, वो क्या है, कांस्टेंट रहता है ना। ए बैंड का वह क्षेत्र जहां एक्टिन मायोसिन तंतु ओवरलेप होते हैं, किंतु सक्शन के दौरान ए बैंड की जो है वो लंबाई में कोई चेंज नहीं होता है, स्थिर रहती है। ये बदलेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ओवरलेप हो जाएंगे एक दूसरे पे, लेकिन जो ए बैंड है वो स्थिर बना रहेगा। तो क्वेश्चन समझ में आया क्या कहा? तो ए नो चेंज इन ए बैंड, आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर 23 क्वेश्चन नंबर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 24। स्लाइडिंग थ्योरी स्टेट दैट, क्या कहती है स्लाइडिंग सिद्धांत, क्या कहलाता है? तो एक्टिन मायोसिन फिलामेंट शॉर्टेन एंड स्लाइड पास्ट ईच अदर व्हेन मायोफिलामेंट साइड पास्ट ईच अदर शॉर्टनिंग ऑफ, तो एक्टिन फिलामेंट्स व्हेन मायोफिलामेंट स्लाइड पास्ट ईच अदर शॉर्टनिंग ऑफ मायोसिन फिलामेंट या एक्टिन मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टेन, दे ओनली स्लाइड पास्ट ईच अदर। अब ये आपको बताना है कि थ्योरी क्या कहती है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, है ना। चलो, तो ये क्या कहती है कि एक्टिन मायोसिन डू नॉट शॉर्टेन, दे ओनली स्लाइड पास्ट ईच अदर। यानी क्या होते हैं, इस तरह से ये और इस तरह से ये जो फिलामेंट हैं एक दूसरे पे क्या करते हैं, ओवरलेप होते हैं, है ना। ये देखिए इस तरह से, क्लियर है ना। तो एक्टिन मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टेन, दे ओनली स्लाइड ईच अदर। तो ये जो बात कह रहे हैं ये सही है, ठीक, डी इज द राइट आंसर। देखिए ये होता है ए बैंड, क्या होते हैं, तो ए बैंड क्या है, लैटिन दे कुड सी लेंथ सार्कोमियर व्हेन रिलैक्स्ड एंड इट्स शॉर्टेन इज द कॉन्ट्रैक्ट। ए बैंड क्या कहता है, तो ए बैंड कहता है इट इज कॉल्ड द डार्क बैंड। इनको हम किसके नाम से, डार्क बैंड के नाम से भी जानते हैं। और ये यूजीसी नेट के 2022 का पेपर में पूछा गया था। होल थिक फिलामेंट, है ना। और ये और आई बैंड क्या है, आई बैंड कैसे है, तो लाइट बैंड है। जो मैं सर्कल कर रहा हूं ना, इसी तरह के सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओनली द थिन फिलामेंट यानी एक्टिन बैंड पर, याद रखना। Z-disc, it is the area to actin filament connect and transverse I band, है ना, कनेक्ट होते हैं जहां पर, याद रखिएगा। M line contain the protein called myosin and mark the center of the sarcomere में होते हैं, myosin, है ना। H जोन क्या है, H जोन आपका द एरिया बिटवीन M line and Z disc, इन दोनों के बीच के एरिया को हम क्या कहते हैं, आपको H जोन कहते हैं, है ना। ये देखिए ये आई बैंड है आपका, ये एच जोन है एक्टिन मायोसिन के, ये आई बैंड है, याद रखना, है ना। जेड डिस्क ये जो है बनी हुई है ना। ये मायोसिन है, आपको दिख रहे हैं, मायोसिन का हेड है, ये जो दिख रहा है ये मायोसिन का हेड है। ये क्या है, रिलैक्स्ड है और ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक, एक्टिन फिलामेंट।
और ये 5 स्टेज में अलग अलग किताबों में दिया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं 5 स्टेज में ये कंप्लीट होती है। रेस्टिंग है पहला, एक्साइटमेंट है, तीसरा है कॉन्ट्रैक्शन है, चौथा है रिचार्ज है और रिलैक्स है। जैसे ही उस पर रिचार्ज का मतलब हुआ कि एटीपी, जैसे मान लीजिए आपका फोन का डाटा खत्म हो गया, अरे मैं तो सर की क्लास देख रहा था और बीच में डाटा कम पड़ गया, आपने क्या किया, तुरंत 60 रुपए का 2 GB आपने जियो का डाटा एड ऑन कर लिया। तो वो एड ऑन क्या हो गया, वो आपका एटीपी हो गया, यानी इसको चार्ज कर दिया मायोसिन हेड को वो एटीपी के द्वारा, और जो है कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो गया। चलिए चलो, सार्कोमियर इज द क्या है, क्या है बताना है, द पार्ट बिटवीन टू जेड लाइन, या द पार्ट बिटवीन टू आई बैंड, या द पार्ट बिटवीन टू ए लाइन, या द पार्ट टू एच लाइन। चलिए, सार्कोमियर आपको बताना है कि किसके बीच की कहानी है। देखिए यहां पर आपने देखा हो तो जेड लाइन कहाँ दिख रही है आपको, ये जेड लाइन आपको दिख रही है ना। तो इन दोनों के बीच में जो एरिया है, इन दोनों के बीच में, वो आपका क्या कहलाएगा, सार्कोमियर कहलाएगा। तो दो जेड लाइन के बीच में, ये जो जेड लाइन के बीच के जो एरिया है वो आपका क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा आपका सार्कोमियर, सार्कोमियर कहलाएगा। क्लियर, देखिए ये है, तो ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है ये आपका, ठीक, थिक और थिन फिलामेंट आपके इलास्टिन फिलामेंट, इलास्टिक फिलामेंट जो है टाइटिन कहलाते हैं। इससे भी क्वेश्चन आ चुका है ना। तो ये क्या है आपका सार्कोमियर है, और सार्कोमियर इज द बेसिक यूनिट ऑफ द मसल टिश्यू दैट कंट्रोल द मसल लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन। ये बेसिक यूनिट है आपकी मसल टिश्यू की, जो कि कॉन्ट्रैक्ट करती है और उसका मैं मसल की लेंथ को भी क्या कर रही है, कंट्रोल करना है, और मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में भी काम करना है, यानी मसल की लेंथ को क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट भी करना है, और उसकी मसल की लेंथ को कंट्रोल काम भी करती है ये सार्कोमियर, याद रखिएगा। और ये हमारा बैच है KVS NBS EMRS का, जो रनिंग में चल रहा है, और जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत ही आपके टिल एग्ज़ाम तक की जो है ये मैंने रखा हुआ है, और आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ऐप से जुड़िए, और ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और डायरेक्ट आप इस नंबर पर भी कॉल करके मुझसे आप जुड़ सकते हैं, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और इसी तरह के प्रैक्टिस शॉट जो हैं आपके आते रहेंगे, आपको मिलते रहेंगे, और हमारा एक नया वीडियो भी आपका आने वाला है। पेरिस पैरा ओलंपिक में एक एक पॉइंट को मैं हाईलाइट करते हुए चल रहा हूँ, और मुझे आशा है कि वो वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। देखिएगा, हर एक कैटेगरी का आपको उसमें सब कुछ मेंशन मैं करूंगा। इसी के साथ आप सभी साथियों को जितेंद्र सर का बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद मेरे साथियों, जय हिंद।